नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहद खास मान हैं दिग्गज एक्टर परेश रावल जी, जो लेकर आ रहे हैं एक सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर फिल्म। लेकिन ये फिल्म है गुजराती, नाम है डियर फादर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल से ज़्यादा मुझे शिकायत है आपसे। क्या? इतना अच्छा ट्रेलर है फिल्म का, मतलब हमको समझ में आ रहा है हिंदी में ट्रेलर, लेकिन मैं सवाल ये है कि हिंदी में क्यों नहीं? हिंदी में करेंगे इसको, और हिंदी में क्योंकि क्या होता है कि हिंदी में करो तो गुजराती वाले हिंदी देख लेते हैं। अच्छा, ओके। हिंदी वाले गुजराती नहीं देखते हैं। ये पूरा गुजराती बिजनेस वो बिल्कुल बिल्कुल, धंधा तो आना ही चाहिए, बिकॉज बोलते हैं ना शो बिजनेस, शो के साथ बिजनेस है, वो जुड़ा हुआ है, तो शो बिजनेस। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। मैं इंतज़ार कर लूँगा क्योंकि इतना सस्पेंस और इतना खींच के रखता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है उसमें। और डबल रोल है आपका और ट्रेलर बहुत खींच कर रखता है लास्ट तक की जानना है कहानी को। आपके शब्दों में जितना आप बता सकते हैं, क्योंकि इसका मज़ा उसमें है कि पता ही नहीं चले। हाँ, माने जिसको बोलते हैं इंट्रिग, कि आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे, क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी है। और आप सोचने में मजबूर, आप अपने दिलो दिमाग में सोचना शुरू कर दो कि कहानी किस किस्म की होगी। तो इसके ज़रिए आपका पार्टिसिपेशन, आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। तो व्हेन फिल्म कम्स यू आर ईगर टू नो व्हाट हैड हैपन, तो एक क्यूरियोसिटी के लेवल पे बड़ा काम करता है। तो जहाँ आपकी एक्टिंग की बात करें तो दोनों चीज़ें दिखती हैं। एक तरफ जहाँ एक कैरेक्टर कॉमेडी दिखाता है, दूसरी तरफ वो एक दबंग है और सस्पेंस पूरा क्रिएट करता है। दोनों किरदारों को अगर डिस्क्राइब करना हो तो किस तरह से, किन शब्दों में करेंगे? दोनों अपने आप में अपनी तरह से बराबर के डटे हुए कैरेक्टर है। एक बंदा है वो उसका रिस्पॉन्स, उसका लॉजिक आपको कॉमेडी वाला लगेगा, थोड़ा इडियोटिक लगेगा, बट वो अपने हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से, अपनी हेल्थ को लेकर, अब डायबिटिक बंदा है तो कैसे चिड़चिड़ा होता है, वो भी एक है। दूसरा बंदा जो इंस्पेक्टर का है, वो एक जिसे कहते हैं कि उसको कुछ दिखा है इसके अंदर कि ये कहानी मियरली, जैसे बोलते हैं कि ये डियर फादर है, बट डियर फादर एक तरफ लिखते हो और नीचे लिखते हो आप एक्सीडेंट है, मर्डर है कि क्या है। तो वो खोज में निकला है कि क्या है, उसके ज़रिए उसकी अपनी भी एक सर्च है। उतना मैं फ़िलहाल बता सकता हूँ। ओके। जब नए लोगों के साथ दिग्गज एक्टर काम करते हैं आपके जैसे, खुद में एक्टिंग के इंस्टीट्यूट हैं, तब किस तरह का आदान प्रदान होता है और किस तरह के क्रिएटिव मतभेद भी होते हैं? अच्छा, दूसरी बात ये भी मुझे जानना था कि ये आपका अपना प्ले रहा है, इसके बहुत नंबर ऑफ प्ले बहुत आप कर चुके हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों कर चुके हैं। तो जब इसको फिल्मिंग करना था, आपका अपना प्रोडक्शन था, लोगों का साथ था, तो उस समय आपके क्या क्रिएटिव वो थे कि इसको ऐसे फिल्माएंगे, आपके अपने इनपुट्स? नहीं, वो तो डायरेक्टर के हाथ में कैसे फिल्माना वगैरह, एक ये होता है वो कि अगर आप किसी मटेरियल के साथ जुड़े हो 10 साल तो एक मान्यता, कुछ मान्यता सीमेंटेड हो जाती कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन कभी कभार व्हेन यू आर कन्विंस्ड देन यू चेंज दैट। और दूसरी बात यह है कि जिस मटेरियल के साथ आप रहे हैं, उस मटेरियल को अलग दृष्टि से देखना। ये वो मेरा नाटक था, ये फिल्म है। फिल्म में एक अलग ग्रामर लगता है, उसका एक अलग साइंस है, उसका स्क्रीन प्ले होता है, उसकी एक अपनी अलग लय होती है। अगर आप अपने ड्रामा की लय को इसमें आप डालना चाहेंगे तो वो नाइंसाफ़ी होगी एंड दैट विल बी डैमेजिंग टू द फाइनल मटेरियल। तो सीधा वो डायरेक्टर के पास छोड़ देना चाहिए। आपको एज अ एक्टर एक ये देखना चाहिए कि भैया आपके परफॉर्मेंस, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे बड़ा इम्प्रिंट हो जाता है आपकी जो परफॉर्मेंस की स्टाइल होती है स्टेज के ऊपर, तो वो थिएट्रिकलिटी आपके परफॉर्मेंस में ना आए। बिकॉज फाइनली बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ फिल्म, तो उसके अंदर फिल्म लेवल का परफॉर्मेंस आना चाहिए। तो उसके साथ भी आपकी जद्दोजहद चलती रहती कि ये सिपिन ना हो जाए, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट होता है, आपका सबकॉन्शियस टेक्स ओवर एट टाइम्स। तो वो भी जद्दोजहद रहती है, बट वो फाइनली वो संभाल के निकालना होता है, जो फिर बाद में डायरेक्टर एडिटिंग के ज़रिए या दूसरे आर्टिस्ट के ज़रिए वो सब कर लेते हैं। बट मेनली तो ये होता है कि इसको स्क्रीन प्ले में ढालना और परफॉर्मेंस का ये करना, ये मेन वो होती है चीफ लड़ाई।
देखिए आपके पास सालों पुराना बहुत सारा खजाना पड़ा है, उनमें से एक, उससे आपने एक निकाला है अपना हीरा ऐसा कहें। मुझे लगता है कितना कुछ सोचा होगा कि कौन सी कहानी को चुने। इस कहानी को चुनने की वजह क्या थी कि इसको फिल्म बनाना है? देखिए क्या होता है, एक उम्र होती है एक बात करने की, अच्छा। एक बात कहने की, एक कहानी कहने की, और कुछ कहानी कंपेल करती है आपको, ये कहानी आपको करनी चाहिए। ये ड्रामा भी जब मैंने चुना तब उन दिनों में 2007 या 2008 में मुझे एक प्ले करना था बाप बेटे के ऊपर, तो मैं बहुत ढूंढा था, एक मटेरियल मुझे मिला था, बट वो एकेडमी अवार्ड विनिंग फॉरेन फिल्म थी, हमने उसको डालने की कोशिश की, लेकिन हमने सोचा कि इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हमने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक ड्रामा देखा, एक बंदे का बाप बेटे के ऊपर, गुजराती के अंदर सौम्य जोशी का, जिन्होंने 102 नॉट आउट लिखी थी, और मैंने यार ये कमाल का है, उन्होंने कमाल का, और उस दौरान मुझे ये सब्जेक्ट मिल गया, ये तो मैं करूँगा ही करूँगा। एक तो क्या होता है, एज एन एक्टर डबल रोल है, जैसे कहने के लिए जो बात है जो मेरे दिलो दिमाग में चलती है, जो आप आजू बाजू की दुनिया में देख रहे, आपको भी धीरे धीरे आपके गट लेवल पे लगता है कि हाँ यार ये बात करनी चाहिए, ये बात मुझे भी थोड़ा अनुभव हो रहा है, वो बात करनी चाहिए। तो बात के अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका अपना ट्रूथ इसमें आप डाल सकते हैं कुछ हद तक। तो ऐसा जब मौका मिलता है, दैट इज़ वाई ये कहानी को हमने चुना। ओके तो शुरू में ही सोच लिया था हम प्रोड्यूस करेंगे, हम पैसा लगाएंगे, परिवार की ओर से होगा और फिर बाकी लोग भी जुड़ेंगे? नहीं, पहले तो आशुतोष गोवारीकर प्रोड्यूस कर रहे थे। ओके। फिर आशुतोष गोवारीकर कुछ 5-6 साल तक करने वाले थे, ऐसा नहीं है, पर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अभी क्या हुआ था, उनके 2-3 बड़े प्रोडक्शन आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भैया देखो, मैं क्योंकि अच्छे दोस्त थे, बोला परेश ये मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि, और बाद में कोविड आ गया, बोलते मेरी प्लेट फुल है और अभी कोविड का काल आ गया तो मैं नहीं शुरू कर पाऊँगा, तो बेटर यू डोंट वेट फॉर मी। और रतन जी के साथ हमारा हमेशा ऐसा रहा है कि रतन जी हमेशा बोलते हैं यार आपके पास कुछ सब्जेक्ट हो तो दो, कुछ सब्जेक्ट हो तो दो। अभी रतन जी इतने बड़े प्रोड्यूसर जिस किस्म की ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने बनाई है, तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बोला ये है सब्जेक्ट, बोलता ठीक है, मैंने सुना तो नहीं सकूंगा, लेकिन मेरा प्ले का जो रिकॉर्डिंग था वो मैंने उनको दिया, उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। बोलता एक कर दे, मैंने इसमें गाना नहीं है एक भी, क्योंकि ये म्यूज़िक के हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में विनस का बहुत बड़ा नाम। बोलते कोई बात नहीं, मतलब गाना नहीं है, बाद में आप कहोगे गाना डाल तो मुनासिब नहीं होगा। बोलते कोई बात नहीं, मुझे ये जो आपकी कहानी है उससे लगाव है, ये कहानी मैं करूँगा, फुल सपोर्ट करूँगा, आपको करो। ठीक है, तो कास्टिंग को लेकर किस तरीके से आपने सोचा था कि किस किस को कास्ट किया जाए? कास्टिंग को लेकर काफ़ी चला था कि इसको बारे में सोचे, इसके बारे में सोचे। फाइनली मानसी के साथ तो मैं बरसों पहले एक ड्रामा भी करना चाहता था, म्यूज़िकल प्ले, वो मैं नहीं कर पाया था। पर बाद में जब बेटे की बात आई तो मतलब जिस बेटे ने मेरे साथ काम किया है स्टेज के ऊपर, 430 शोज़ किए हम दोनों ने, न उसका कभी रिप्लेसमेंट हो तो मेरा कभी रिप्लेसमेंट हो, तो वी आर कंटिन्यूस विद द प्ले। और चेतन धनानी को लिया जाए, नंबर चेतन धनानी की सेंसिबिलिटी के बारे में मुझे इसलिए विश्वास, क्योंकि उसने रेवा नाम की एक फिल्म की है गुजराती के अंदर, विच इज़ वेरी गुड फिल्म, वेरी गुड सब्जेक्ट। तो जो आदमी की चॉइस ऐसी है, जो आदमी ऐसा काम करना पसंद करता है, तो हमारे मटेरियल के साथ जाता है। तो दैट्स हाउ मानसी एंड चेतन केम इनटू। डायरेक्टर उमंग, वी हैड सीन अपना वेंटिलेटर, तो बोले यार 35 कैरेक्टर को संभालना इस किस्म का, वो बड़ा नाजुक सब्जेक्ट है। तो फिर उमंग केम ऑन बोर्ड, तो मेरे हो गया, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे, और इरादा था, हो गया। इरादा था। देखिए मुझे इस फिल्म के साथ, और अभी आपने 102 की भी बात की, मुझे ऐसा लगता है गुजरात की जो कहानियां हैं उनको बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा टच नहीं किया है। जैसे अभी मैं ये भी देख रहा था कि आप पुष्पा की बात कर रहे थे, हालिया रिलीज फिल्म बधाई 2 की बात कर रहे थे, आप बधाई हो की बात कर रहे थे, मतलब आप नज़र रखते हैं क्या कुछ हो रहा है? हाँ, क्यों नहीं, हम भैया, हमें इसमें है, नज़र तो रखनी पड़े। और राजकुमार राव जैसा एक्टर है, मुझे, मेरा बहुत पसंदीदा एक्टर है। आप हमेशा उनकी बात करते हैं। हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो एक्टर। हाँ। तो उनका जो भी काम आता, मैं जैसा मौका मिलता मैं देख लेता हूँ। हाँ।
कैसी लगी आपको? नहीं, मैंने देखी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे मौका मिला मैं देख लें तो मैं देखूंगा अभी। हाँ, ट्रेलर देखा आपको? हाँ कुछ नई हाँ, कहानियाँ। मुझे इस किस्म की कहानियाँ बहुत अच्छी लगी, जो हटके होती है, जो आपको ऑडियंस को झंझोड़ के रख देती है। अगर आपको कंफर्ट ही देना है तो फिर मैं वो चाशनी वाली पिक्चर करता रहूँगा, भाभी की, देवर की, कुत्ते की शादी हो रही हो, सब उस किस्म की वो चाशनी वाली फिल्म मुझे पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा हिला के रख दे आपको, ऑडियंस को। जब ऑडियंस आती है, ऑडियंस जब जाए तो थोड़ी डिस्टर्ब होके जाए। पिक्चर ख़त्म होने के बाद तो सोचने लगे कि हमने देखा हो, क्या देखा। ऐसे ही मनोरंजन हो तो उसमें कोई मज़ा नहीं आता है यार। वो टेक अवे गिफ्ट होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। तो जैसे इस समय बड़ा बॉलीवुड ना साउथ से बहुत इंस्पायर है। हर दूसरी चौथी फिल्म है कि साउथ का रीमेक है। मुझे ऐसा लगता है गुजरात में बहुत खजाना है कहानियों का, कहानी कहने का। कई बार नेशनल अवार्ड मिला है गुजराती, और गुजराती फिल्म का जब भी अपनी बात कहते हैं, जब एक्टर आ रहे हैं, प्रतीक गांधी अभी आते हैं लॉकडाउन के दौरान और छा जाते हैं बॉलीवुड को एक, तो हर तरीके से कला के मामले में, फिल्म विधा के हर मामले में गुजरात बहुत आगे है। आपको लगता है उस खजाने को? ये गुजरातियों का क्या रहा है, गुजराती लोग अपना ट्रम्पेट नहीं बजाते हैं। हाँ। आर्ट को लेकर बुमाबुम नहीं करते, पीआर गिरी नहीं करते, शोबाजी नहीं करते, वो चुपचाप अपना काम करते चले जाते। अब जब मैं एनएसडी गया तब मैं सोच रहा था, देख रहा हूँ गुजरातियों ने ऐसे ऐसे ड्रामा किए हैं जब हिंदुस्तान में किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने देखा नहीं था। तब ड्रामा होते थे उतना नहीं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होता था। लेकिन गुजराती के बने नहीं, गुजराती बने बिजनेसमैन है, ऐसा करके उसको टाल देते थे, नकार देते थे। और एक तरफ है मराठी, यहाँ पे वो भी बड़ी मस्क्यूलर इंडस्ट्री है ड्रामा की। एक तरफ था बंगाली। ये तीन चीज़ें थी। बट गुजराती वाले कभी अपने बारे में शोषा नहीं करते थे। तो गुजराती के इतने अब देखिए, जितने भी गुजराती मेकर है वो तो नाम बना रहे हैं हिंदी में। संजय लीला भंसाली हो, हंसल मेहता हो, महेश भट्ट भी थे, विक्रम भट्ट भी थे, ये सब हैं। वो गुजराती में नहीं करते हैं। बट गुजराती में नहीं करते मैंने उनको कोई कसूर नहीं है, बट ये बोलते गुजराती वाले बुमाबुम नहीं करते। तो इतने सारी कहानियाँ हैं गुजराती के अंदर, इतनी सारी कहानियाँ। ये तो कहानियों की बात करूँ ड्रामा की, इतना हमारा जो साहित्य, लिटरेचर भरा पड़ा है। वैसे हिंदुस्तान के अंदर सब लैंग्वेजेस के अंदर, वो कन्नड़ कहिए, मराठी कहिए, तमिल, तेलुगु, आसामी, उड़िया, सब में अपना एक ज़बरदस्त लिटरेचर है। अभी हुआ क्या है कि पहले तो हम फॉरेन की फिल्म उठाते थे और कुछ भी करके उसको बना के दे देते थे, लेकिन बाद में वहाँ की जिनकी फिल्म हम उठाते उनकी ऑफिसेज यहाँ पे खुल गई। उनके लॉयर लोगों ने केस ठोकना शुरू कर दिया, कॉपीराइट का मसला हो गया, आपका गला दबा के पैसे लेने लगे, आपको राइट्स नहीं देते थे। तो अब जख मार के उनको इस तरफ झुकना पड़ा है। वो तो कहानियाँ मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे अपनी कहानियाँ ढूंढो। तो ये जो वर्च्यू आउट ऑफ हेल्पलेसनेस हो गया। तो यहाँ की जो कहानियाँ ढूंढी तब जाके पता चला हम साले कितने गधे थे, कितने बेवकूफ़ थे, वहाँ से कहानियाँ उठाते थे। यार हमारे पर तो पूरा भंडार पड़ा है। आपको कभी ऐसा लगता है कि हम वेस्टर्न के उसमें बहुत ज़्यादा हमें आकर्षित करता रहा है और हमने अपनी कहानियों का, अपनी चीज़ों का हमेशा ये बहुत है। इसकी वजह क्या आप मानते हैं? आप तो इतने 40 ये हमारी जिस तरह से ग्रूमिंग हुई है, अभी इसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी माने जो वहाँ का है वही बेस्ट है। लॉर्ड मैकुले का जो थिंकिंग था, वो जो हमारे में इंजेक्ट किया गया था, ये सब वही लेवल है कि वहाँ का बेस्ट है, जरा हमारा कुछ है ही नहीं। तो अभी धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आ रही है, नहीं भाई हम कम नहीं, और वाकई हम कम थे भी नहीं। बट अभी ये मैं कुछ ऐसी कहानियों और ऐसी बायोपिक, मैं जानता हूँ कि आप बहुत सारी कहानियाँ आप पढ़ते भी, किताब खूब पढ़ते हैं आप, कहानियाँ खूब पढ़ते हैं। कोई ऐसी एक दो कहानियाँ, ऐसे किरदार हैं जिन पर आप उनकी, या बायोपिक हैं जो करना चाहते हैं और मौका बन नहीं पा रहा है? बायोपिक तो मैं संजय गांधी की भी करना चाहूँगा। क्या? इतना वॉलेटाइल मटेरियल है, इतना वॉलेटाइल मटेरियल है। एक बार में आपने संजय गांधी कहा है, कौन कौन सी बातें कर छूटती हैं आपको लगता है कि इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है समाज को, जो लोग नहीं जानते, या बार बार दिखाना ज़रूरी है लोग समझें ताकि?
ये तुर्कमान गेट वाली जब आपने चला दिया था बुलडोजर, फिर हम उनके जो बाकी के चिंटू वगैरह थे, जब विद्याचरण शुक्ला जी वगैरह, जिस तरह माने वो तो हम सब जानते हैं इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ है, ऐसे कई सारी बातें। बट बिहाइंड द सीन का जो ड्रामा, ये जो ड्रामा आप देख रहे हो ऊपर का, बिहाइंड द सीन का जो वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। उसको किस तरह से दिखाया जाए, मज़ा उसमें है। जो मोटा मोटा है वो तो जानते हैं, जो पब्लिक डोमेन में उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है मेरे को, उसके पीछे क्या हुआ था। अब हमारे पास 3 पर्दे हो गए हैं, टीवी और बड़ा थिएटर के अलावा और मोबाइल। OTT, हाँ मोबाइल, हाँ। तो किस तरीके से देख रहे हैं, नई जनरेशन की एक नई इंटरनेट वाली बात है, और आप अपने आप को कैसे इसमें इन्वॉल्व देखते हैं? OTT को छोड़ के मैं हर जगह अपने आप को देखता हूँ। OTT में मैं तब देखूंगा अपने आप को वेब शो और वेब सीरीज में जब ज़बरदस्त बात हो, जो मैं न फिल्म में कर सकता हूँ न स्टेज पे कर सकता हूँ, उस किस्म का सब्जेक्ट। क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर एक्टर को खेलने का बहुत मज़ा आता है, राइटर को लिखने का बहुत मज़ा आता है, इत्मीनान से वो डेवलप कर सकता है, उसकी एक रवानगी के साथ बात कह सकता है। कोई बंदिश नहीं होती है कि मुझे 2 घंटे में पिक्चर कंप्लीट करनी है, ये करना, वो नहीं होता है। तो राइटर भी खुल के आता है, सब्जेक्ट निखरता है, आर्टिस्ट को भी मौका मिलता है अपना जादू दिखाने का, लेकिन वो कहने मटेरियल कुछ ऐसा होना चाहिए। आप जैसे एक्टर हैं, मैं जानता हूं कि आपके पास सैकड़ों कहानियां आपके घर में आई होंगी OTT के लिए, और आपने मना इनकार किया होगा, मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। हाँ हुआ, सैकड़ों तो नहीं आई है लेकिन आई है। और मज़ा नहीं आता यार, वो पहले दूसरे पन्ने पे आपको किसी ना किसी दूसरी वेब शो की बू आती है। फिर जो अभी क्या हुआ, फिर ड्रग वाला, तो ड्रग वाला निकला, दिल्ली क्राइम निकला, तो फिर दिल्ली क्राइम निकला, फिर कालबा देवी क्राइम निकला। इस किस्म को वो सब चलते ही जाते, उसी फॉर्मेट में जाते, कुछ अलग हो, जैसा मसला माने चेरनोबिल जैसा कुछ हो, माने वो बात सब्जेक्ट के बाद उस किस्म का झंझोड़ दे आपको। तो मिल रही हैं ऐसी कहानियां आपको, मतलब ऐसी उम्मीद लग रही इस समय जिस तरीके से हाँ, आएगी कहानियां बहुत सारी है। हिंदुस्तान कहानियों का देश है। बेटे को लेकर क्या योजनाएं हैं? जब बेटा लॉन्च हो रहा था, अपने आप को अपनी मेहनत से उन्होंने किया, आपने किस तरह का सपोर्ट किया, और अगर नहीं किया तो क्या चाहते हैं कि बेटा खुद से आगे बढ़े? खुद का आगे बढ़े, हमारा सपोर्ट तो है ही यार। कोई बाप ये नहीं चाहता है कि मैं मेरे बेटे को सपोर्ट ना करूं, वो तो होता ही है। उम्मीद ये होती है, और ये होती है कि भैया अपना सर बैलेंस रखना, सोच समझ के काम करना। और दूसरी मज़े की बात है कि मेरे दोनों बेटे इतने सुलझे हुए और इतना इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं, इतनी इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी उनको कभी भी ज़िंदगी में। अब जब घर में कहानियाँ आती हैं, चाहे बच्चों के पास या आपके पास या मैम के पास, तो क्या मिलकर डिस्कशन होता है कि इसमें क्या? हाँ, अच्छी कहानी आती है तो अरे ये सुना, ऐसा हो जाता है। 3-4 दिन तो बवाल जैसा हो जाता है। सर, जब नए लोगों के साथ काम करते हैं, खासतौर से एक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तब किस तरह का आदान प्रदान होता है? मतलब वो समझते हैं कि आप दिग्गज हैं, एक नर्वसनेस उनके अंदर रहती है, आपके अंदर किस तरह का माहौल होता है और क्या सीखते हैं? नहीं, मैं कभी ये चाहता ही नहीं, क्योंकि मैं जिस किस्म का हूँ, मैं अभी समझो बच्चन साहब के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे को जैसे कैमरा ऑन होता है हम दोनों बराबर है, उसके साथ मैं बच्चन साहब को इज्जत देता हूँ, सब कुछ है, पर कैमरा ऑन हुआ तो सब बराबर है, किसी से डरने की क्या बात है? तो वो नहीं है, मुझ में नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा माहौल खड़ा करूँ कि वो भी एट ईज हो जाए, सामने वाला बंदा, उनको कभी ना लगे यार अच्छा, क्योंकि मुझे वो आता भी नहीं है और मुझे वो स्टारडम फारडम दिखाना मुझे आता है, एंड आई हेट दैट। तो मैं कभी वो करूँगा नहीं। जितना हो सके बंदे को एट ईज करो, क्योंकि ये ह्यूमन रिस्पॉन्स इसका मामला है। वो टेंशन में होगा, अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो सीन बिगड़ेगा, फिल्म बिगड़ेगी। तो आपको माहौल ऐसा बनाना चाहिए, इजीली आप काम कर सको। आपकी अपनी भी अच्छी कहानी है, प्रेरकदायी कहानी है, जो भी सुनेगा वो उससे प्रेरणा लेगा, आगे बढ़ेगा जीवन में। आपको लगता है उस पर भी फिल्म बनी चाहिए? और क्या मेरी बायोपिक? हाँ, मेरी बायोपिक मुझे बनाने तो मैंने उस किस्म का जीवन जिया होता। हाँ, तो हम लोगों को तो लगता है कि आपने जिया है। आप नहीं, मैं जानता हूँ ना मैंने क्या जीवन जिया है। नहीं, वो बायोपिक वाला मैं वो सब वो ढकोसला है यार, बायोपिक।
क्योंकि आप किसी के बारे में खुल के बोल नहीं सकते, क्यों हर्ट करना किसी को। आपने समझो कुछ लिख दिया, लोग बोलेंगे कितना ऑनेस्ट है, कितना ऑनेस्ट। अब जो आदमी के बारे में आपने लिखा है वो तो बेचारा हर्ट हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी का क्या, उसके परिवार का क्या। तो आपको लगता है जितनी बायोपिक बनती है उसमें उतनी सच्चाई से हम हर चीज़ नहीं दिखा पाते? नहीं दिखा पाते, और दिखानी भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं डियर फादर के लिए। और आने वाले दिनों में आप और कहाँ कहाँ दिखाई देंगे ये बताते हुए अपनी फिल्म के लिए भी आप न्योता दे दे दर्शकों को। 4 मार्च को फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो इसे अपने नज़दीक के सिनेमा घरों में देखिए। और ये फिल्म थिएटर में ही आएगी, OTT पे नहीं आने वाली है, थिएटर में 4 मार्च डियर फादर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।